हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो हम अपना क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम देख चुके हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने देखा था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें हम देखेंगे कि क्लाइमेट या वेदर पे किस किस एलिमेंट से क्या क्या कैसे कैसे फर्क पड़ता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन से कैसे फर्क पड़ेगा? जितनी ज्यादा सनरेज आएंगी उतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली जो इंसोलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के अपॉन में एरिया इनटू टाइम। सो जितनी ज्यादा आपकी सनलाइट आएगी उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जितने ज्यादा एरिया पे आएगी, अगर वो बेसिकली 90 डिग्री डायरेक्ट आ रही है तो ज्यादा इंसोलेशन है, क्योंकि एरिया कम है तो स्कैटर कम होगी। लेकिन अगर आपका एरिया इस तरीके से प्लेन नहीं है तो इस तरीके से वो स्कैटर हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो एरिया है, क्योंकि वो फोल्डिंग्स की वजह से बढ़ गया है, तो इंसोलेशन कम हो जाएगी, मतलब हीट एनर्जी कम हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, वही ये बोलता है। ओके, अगर 90 डिग्री आएगा इंसोलेशन डायरेक्टली और एरिया प्लेन है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे वो एंट्रैप होकर रिफ्लेक्ट करेगा इधर उधर इस तरीके से। सो इस वजह से इस केस में, सेकंड केस में हमारे पास इंसोलेशन कम रहेगी, क्योंकि फोल्डिंग्स की वजह से एरिया इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एरिया कम है, इसलिए आपकी इंसोलेशन जो है वो ज्यादा है। सेकंड फैक्टर हमारा रहेगा, अब ये आप सब खुद ही लिख देना कि जैसे इसमें प्लांट डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत कम पड़ेगी, मार्जिनलाइजेशन होगा, मतलब लैक ऑफ एक्सेस ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट लेड टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि अगर एक जगह कम आ रही है वहां पे मार्जिनलाइजेशन होगा, कि वहां पे आपके लैक ऑफ एक्सेस ऑफ बेसिक गुड्स होंगे, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर लाइट आएगी वहां पे नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंसोलेशन को। तो एक तो मैंने आपको यही बता ही दिया है कि एक तो आपका एंगल अफेक्ट करता है कि कितने एंगल से वो आ रही है, डायरेक्ट आ रही है 90 डिग्री या इस तरीके से आ रही है। सेकेंड आपका करता है एल्बिडो, एल्बिडो ऑफ एटमॉस्फेयर। एल्बिडो मैंने आपको कल भी बताया था, जितना हायर आपका एल्बिडो होगा उतना आपका रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो लो इंसोलेशन हो जाएगी। तो एल्बिडो अगर ज्यादा है इट मीन्स आपकी लोअर इंसोलेशन है, क्योंकि एल्बिडो होते हैं कि रिफ्लेक्ट बैक कर जाना। ठीक है, थर्ड आपको हो जाएगा जो साइकिल्स होते हैं या जो अकरेंस ऑफ सीजन्स होते हैं, अकरेंस ऑफ सीजन्स, वो इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, इसमें आपको बस बेसिकली ये याद रखना है, जैसे ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जब सन यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है तो वो डेट होती है आपकी 21 जून। क्या होता है 21 जून, जिसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस। जब आपका इक्वेटर पे आएगा तो उसको बोलेंगे 23 सितंबर। 23 सितंबर पे आएगा, फिर आएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर, और फिर वापस जाएगा ऊपर आपका इक्वेटर पे तो जाएगा 21 मार्च को। ठीक है, सो 21 जून समर सोलिस्टिस, देन इक्विनॉक्स ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर, देन आपका कैप्रिकॉर्न पे आ जाएगा विंटर सोलिस्टिस, जिसको 22 दिसंबर पे, और आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाएगा दोबारा से 21 मार्च पे। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो आपकी अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन होती है इधर उधर, ये आपके जो है सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन उसके अलावा भी बाकी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रेवोल्यूशन है, अर्थ जो है टिल्टेड एक्सिस कह दो आप, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन्स, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ बोल दो। ठीक है, और पैरेललिज्म ऑफ अर्थ, पैरेललिज्म ऑफ अर्थ, ये किस लिए बोला गया कि अगर आपकी अर्थ इस तरीके से टिल्टेड है तो वो इसी तरीके से टिल्टेड रहेगी, चाहे वो सर्कल में कहीं पर भी घूम जाए। ये नहीं होगा कि इधर तो ऐसे टिल्टेड है, इसके दूसरी साइड वो ऐसे टिल्टेड हो गई। नो, दिस इज रॉन्ग, इसी तरीके से एक ही साइड में टिल्टेड रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका डे एंड नाइट जो होता है, डे एंड नाइट क्या होता है, वो आपका होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। इन सब की वजह से रेवोल्यूशन हो रहा है, हमारा डे एंड नाइट होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। और जो हमारे पोल्स होते हैं उस पर तो आपको पता ही है, यहाँ पे फ्रिजिड जोन में एक बार में 6 महीने रात एक जगह पे होते हैं, नॉर्थ पोल पे तो 6 महीने दिन साउथ पोल पे रहेगा, क्योंकि सन सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन होगा तो 6 महीने रात साउथ पोल पे हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं एब्सेंस, सीजनल एब्सेंस ऑफ द सन एट पोल्स। ठीक है, उसके बाद एक फैक्टर है
टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट वाला। टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट में क्या होता है, हमारा अक्रॉस लैटिट्यूड्स हर लैटिट्यूड पे सेम हमारा रहता है सनराइज सनसेट का टाइम, क्योंकि डिफरेंस नहीं आता। अगर सन यहाँ है तो इस पूरे लैटिट्यूड पे इक्वल लाइट जाएगी। सो जो हमारा टाइम है वो अक्रॉस लॉन्गिट्यूड बोल सकते हो आप लोग, और अलोंग लैटिट्यूड, ये वर्ड ध्यान से याद रखना, अक्रॉस लॉन्गिट्यूड और अलोंग लैटिट्यूड जो है टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट विल बी सेम, ठीक है। और हमारे जो आपकी डेट लाइन है उससे हमारा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है, हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, ग्रीनविच मेरिडियन के या प्राइम मेरिडियन आप बोल सकते हो, ठीक है। ये तो आपको बताइए। देन हमारा जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है, इसमें आप ये भी एक पॉइंट याद रखना छोटा सा, कि जब हमारा जो ये मान लो सन है और ये अर्थ है, जब डिस्टेंस कम होता है उसको हम बोलते हैं सन के पेरीहीलियन है अर्थ, ठीक है। और वो हमारा डे होता है 3 जनवरी को। लेकिन जब डिस्टेंस ज्यादा है तो हम उसको बोल देंगे एपीहीलियन। एपी मतलब दूर, पेरी मतलब पास, पी से पास, पी से पेरी, और एपीहीलियन ये होता है हमारा 4 जुलाई को। लेकिन स्टिल हमारा 3 जैन को ठंड इसलिए होती है क्योंकि इस टाइम पे जो अर्थ का सर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, लाइक दिस। तो ये सर्दर्न वाला टिल्टेड है और यहाँ पे सन है, तो जितनी भी लाइट है मैक्सिमम वो इधर तक ही जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहती है, और हमारे यहाँ जुलाई में गर्मी इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है 4 जुलाई को, जिसको हम बोलते हैं एपीहीलियन, ठीक है। ये रीजन है। देन इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सन स्पॉट साइकिल का। इसमें बस ये याद रखना है आपको कि हमारे पास सन में 2 टाइप के फेजेस होते हैं, वैक्सिंग फेज और वेनिंग फेज, ठीक है। वैक्सिंग फेज होता है आपका सोलर मैक्सिमा का, ठीक है, और वेनिंग फेज होता है आपका सोलर मिनिमा का। तो जब आपका वैक्सिंग फेज होगा, मतलब सोलर मैक्सिमा वाला जो फेज होगा, उस टाइम पे आपके डार्कर और कूलर ज्यादा सनस्पॉट्स बनेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो सन में जो है एनट्रैप हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आपका वेनिंग फेज बनेगा सोलर मिनिमा का, उस टाइम पे आपके जो है कोई मतलब डार्कर नहीं बनेगा, कोई कूलर नहीं बनेगा, ठीक है। उस टाइम पे आपकी लेस एनर्जी रहेगी और मिनिमम सन स्पॉट बनेंगे, मिनिमम सन स्पॉट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी आपकी कहाँ होते हैं, यहाँ पे वैक्सिंग फेज में आपके होते हैं मैक्सिमम एनर्जी, ये याद रखना, क्योंकि जितनी भी हीट है वैसे वो सन के कोर में प्रेजेंट है, ठीक है। हीलियम जो है हमारी हीट जो है वो सन के में प्रेजेंट है। तो जब वो हीट बाहर निकलना शुरू करती है इस तरीके से, तो वो छोटे वहां वो बाहर निकल नहीं पाते, वो एंट्रैप हो जाती है। तो जहां वो एंट्रैप हो जाते हैं वहां पे आपको डार्कर और कूलर, वहां से आप एकदम से फिर एनर्जी बाहर निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में, जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी जब एकदम से बाहर निकलेगी सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में, तो ये हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी डिसरप्ट कर देंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि एकदम से सोलर फ्लेयर नहीं आना चाहिए आउटबर्स्ट होके। सो क्योंकि ये एंट्रैप हो जाती है, इसलिए आपको ये जो डार्क पैचेस सन पे दिखाई देते हैं वो यही होता है, डार्कर और कूलर, और इनमें मैक्सिमम एनर्जी भरी होती है। इसी को हम बोलते हैं सन का डार्क स्पॉट, ठीक है। और ये हर 11 ईयर्स में मतलब चेंज होते रहते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। 5 से 6 साल तक आपका मैक्सिमा चलेगा, देन 5 से 6 साल तक आपका मिनिमा चलेगा, ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और इसमें एक आप बात ध्यान रखना, जब आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट करती है तो ये हमारी मेजरली पोल्स पे ही करती है, ठीक है, क्योंकि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड्स को इतना डिसरप्ट नहीं कर पाते, मेजरली पोल्स तक ही रीच कर पाते, जहां पे हमें अरोरास फॉर्मेशन मतलब लाइट की फॉर्मेशन दिखती है ड्यू टू आयंस के डिस्चार्ज और डिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टर कंट्रोलिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। कौन कौन से हमारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। तो सबसे पहले तो इंसोलेशन है। अगर आपका इंसोलेशन ज्यादा है, इट मीन्स आपकी हीट ज्यादा है, इट मीन्स आपका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब उससे आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। रिलीफ टोपोग्राफी मैंने आपको बताई देता है, स्कैटरिंग वाला आपका जो इफेक्ट होता है, ओके। अच्छा, इसलिए आपके माउंटेन्स के ऊपर जो है वो लेस इंसोलेशन होते हैं, क्योंकि वो लाइट ज्यादातर तो स्कैटर ही हो जाती है इधर उधर। देन आपका विंड्स एंड एयर मास है। अगर मान लो एक जगह की विंड और एयर मास जो है कॉन्टिनेंटल की, मान लो लू जो चलती है वो एक जगह से, जैसे ये इंडिया है हमारा, तो यहाँ से थार से वो इधर सेंट्रल में आ गई, तो यहाँ पे लू आ गई आपकी, तो यहाँ पे भी हवा गर्म हो गई आपकी। सो विंड और एयर मास भी अफेक्ट करते हैं आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। देन ओशियन करंट एंड वाटर मासेस भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो हमारा ओशियन करंट मूव करता है वो अपने जैसा ही सेम टेम्परेचर के साथ साथ पैरेलल मूव करता रहता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा अमोक का, अगर उसमें जरा भी उसका
जो वाटर मूवमेंट है वो डिसरप्ट हुआ या टेम्परेचर की वजह से डिसरप्ट हुआ, तो वो पूरा जो है एंटी मेरिडोनियल ऑसिलेशन सर्कुलेशन ये आपका डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पानी मूव करता है वो आपका मेजरली मूव करता है, इट मूव्स हॉरिजॉन्टल वाटर मूव्स फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड्स, सो लो लैटिट्यूड्स टू हाई लैटिट्यूड्स। ठीक है, इस तरह से आपका मोक में भी मूव करता है ना, आपने देखा ही होगा इस तरीके से। तो यहाँ इक्वेटर है अगर, तो लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड तक। ठीक है, क्योंकि हमें रिलेटिवली सिमिलर गर्म पानी को ठंडा, ठंडे को गर्म करते रहना होता है। इसी का हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे जो आपके विंटर्स होते हैं नॉर्थ वेस्ट यूरोप के, वो रिलेटिवली माइल्ड रहते हैं क्योंकि वहां पे आपका प्रेजेंस होता है वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, वही नॉर्वेजियन करंट जो है वो उनको जाके वार्म कर देती है, अदरवाइज तो बहुत ठंड हो जाएगी वहां पे। ठीक है, और आप ये बोल सकते हो कि जो टेम्परेचर होता है वो लोअर एटमॉस्फेयर का, वो इनवर्सली रिलेटेड होता है एल्बिडो ऑफ द ग्राउंड से। मतलब क्या है इस बात का कि देखो, अगर आपका जो ग्राउंड है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, तो वहां पे हीट कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर लेस हो जाएगा। सो टेम्परेचर ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर इनवर्सली रिलेटेड है एल्बिडो ऑफ द ग्राउंड से। और स्नो का जो एल्बिडो होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट और एस्फाल्ट से, क्योंकि स्नो आपने देखा होगा बहुत इजीली लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है, वैसे जो हमारा डेजर्ट होता है उसका एल्बिडो हाई होता है, स्टिल वो गर्म भी रहता है। इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे वेजिटेशन नहीं और ट्रांसपिरेशन नहीं होती है। ठीक है, ग्रास लैंड का जो एल्बिडो वो हाई होता है फॉरेस्ट से, लेकिन स्टिल फॉरेस्ट ज्यादा कूल है ग्रास लैंड से, क्योंकि वहां पे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, ट्रांसपिरेशन होती है। एक ये याद रखना। उसके बाद आप एक फिनोमेना इसमें याद रखना फैक्टर्स में, थर्मल डिफरेंस। ठीक है, थर्मल डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक सरफेस। इसमें क्या होगा, जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं ना, तो जितना ज्यादा आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा एक्सट्रीम, उतनी मतलब कॉन्टिनेंट पे ज्यादा एक्सट्रीम रहता है। ठीक है, उतना ही आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहेगा। बेसिकली इसमें होगा क्या कि जितना ज्यादा आपका कॉन्टिनेंट जल्दी ठंडा होगा और जल्दी गर्म होगा, उसी हिसाब से उसका थर्मल डिफरेंस भी वेरी करेगा। ठीक है, ड्यू टू रैपिड चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन द कॉन्टिनेंटल एरियाज रिकॉर्ड हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट है वो जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं। जबकि जो ओशन है वो धीरे धीरे मॉडरेट टेम्परेचर से ठंडा और गर्म होता है, इसी को हम बोलते हैं मैरीटाइम इफेक्ट, जो ओशन का होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्मल डिफरेंस है कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवेपोरेशन से। अगर वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि जो वाटर होता है इनफैक्ट उसके पास होती ही है हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब होता है, अगर स्पेसिफिक हीट है आपकी वाटर की स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब होता है जितना हमें टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर नीडेड, सॉरी हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें कितना हीट चाहिए उसका टेम्परेचर चेंज कर सके, तो जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रॉक्स, क्योंकि जो रॉक्स होते हैं उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आप हीट करोगे तो जल्दी सब में हीट फैल जाएगी, लेकिन वाटर के थोड़ा दूर दूर होते हैं तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इवेपोरेशन से आपका फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, सरफेस एरिया आप इंक्रीज कर दो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। उसके बाद हमारे ओशन करंट्स हैं, ओशन करंट्स भी हमारे इसी तरीके से मूव करते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट हाई ओवर, हमारे ओशन करंट इस तरीके से मूव करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो हाई होता है आपका कॉन्टिनेंट्स पे। ठीक है, इट मीन्स द ओशन करंट रीडिस्ट्रीब्यूट द हीट एंड रिड्यूस टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर ओशियनिक सरफेस। तो ओशियनिक सरफेस पे आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, TG फॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो लेस होगा। कैसे, क्योंकि जो लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है वो ज्यादा होती है आपके ओशियन में। ठीक है, एडवेक्टिव हीट ट्रांसफर होते हैं फास्टर ओशियन में। ओशन हैज वेरी लो एल्बिडो ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी, तो जो हीट है वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं लिक्विड पार्टिकल्स में, तो ये बहुत लेट ठंडा होता है, लेट कूल होगा और लेट जो है वार्म होगा। ठीक है, लेकिन इसकी बजाय आपका जो कॉन्टिनेंट है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो वहां का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो भी हाई रहेगा। यही बेसिकली बताना था। देन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एट मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से। जैसे कि अगर हम अज्यूम कर ले
ऑल प्लेसेस का एक सेम हाइट पे सेम टेम्परेचर, अगर हम उसकी हाइट हटा दें, फॉर एग्जांपल आप शिमला का एग्जांपल ले लो, शिमला की अगर आप हाइट हटा दो तो आप देखना मीन सी लेवल से उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। लेकिन अगर वो हाइट पे है तो हाइट पे होने की वजह से उसका टेम्परेचर कम ज्यादा वेरी हो जाता है। मेन सी लेवल से लोगे आप तो आपको उसका टेम्परेचर अलग मिलेगा। ओके, देन उसके बाद अगर जो हमारे आइसोथर्म्स है, जो हमारे लैटिट्यूड्स के पैरेलल होते हैं, अगर हम उनको होमोजीनियसली अरेंज करें, वो तो कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से ऊपर नीचे टेम्परेचर होता है, तो उनकी जो लाइंस है वो इस तरीके से ग्लोब्स पे ड्रॉ की जाती है। लेकिन वैसे वो लैटिट्यूड के पैरेलल ड्रॉ करें हम मीन सी लेवल से ड्रॉ करके, तो वो कुछ इस तरीके से पैरेलल शो होंगे लैटिट्यूड्स के। ठीक है, और जो हमारे आइसोथर्म्स हैं वो वार्म प्लेस की तरफ बेंड करेंगे। इफ आइसोथर्म एनकाउंटर वार्म प्लेस बेंड टुवर्ड्स द पोल, अगर आइसोथर्म को मान लो कोई ठंड के टाइम पे, मान लो जनवरी में, उसको ये मान लो इधर ये वाटर है, बीच में ये लैंड है, ठीक है, अगर मान लो ये आइसोथर्म जा रहा है, इसको यहाँ पे कुछ वार्म प्लेस मिल गया, लेकिन जनवरी का टाइम है, इसको तो ठंड चाहिए, तो ये पोल की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब क्या होगा, अगर आइसोथर्म को कोई कोल्ड प्लेस मिल गया, अब अगर ये आइसोथर्म जा रहा है और इसको यहाँ पे ये कोई कोल्ड प्लेस मिल गया, लेकिन ये गर्मियों का मौसम है तो इसको तो गर्म चाहिए, तो ये टुवर्ड्स इक्वेटर बेंड कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वो कैसे होता है? 3 तरीके से। अगर ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये हमारा ये वाला ट्रॉपिकल रीजन है, देन दिस वन इज टेम्परेट रीजन, ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट है, और ये फ्रिज जोन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका टेम्परेचर का। हमारे जितने भी प्लेसेस हैं एक्सेप्ट जो ट्रॉपिक्स हैं, वो हमारे ओवरहेड, ऑल द प्लेसेस एक्सेप्ट द ट्रॉपिक एक्सपीरियंस्ड ओवरहेड सन ट्वाइस। लेकिन ट्रॉपिक्स पे ही हमारा जो सन है खाली एक ही बारी जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अगर ये पर्सन कोई ए है, ये अपने घर में रहता है, ठीक है, इससे मिलने के लिए एक पर्सन आया बी या आई बी, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये मान लो इस रास्ते से गई है और फिर वापस इस रास्ते से ये अपने घर में आएगी, तो इसने बेसिकली हर एक प्लेस को 2 बारी विजिट किया, एक बारी गई, एक बार जाते टाइम और एक बारी आते टाइम। लेकिन जब ये ए के पास आई, ए के घर में हेलो बोल के गई है, तो इसने खाली यहाँ पे आके ए को तो एक ही बारी हेलो बोला, तो ये हमारा ट्रॉपिक्स पे खड़ा है। तो जब सन हमारा ट्रॉपिक्स पे आता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, मान लो ये इक्वेटर है, तो जब हमारा सन यहाँ ट्रॉपिक्स पे आएगा तो ट्रॉपिक्स पे तो एक ही बार आएगा, लेकिन उसके बीच में जितने भी प्लेस है हर प्लेस को 2 बारी विजिट करेगा। ठीक है, सो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि अगर हम चलना शुरू करें इक्वेटर से ट्रॉपिक्स पे, तो हम हर प्लेस को 2 बारी विजिट करेंगे, एक बारी जाना और एक बारी आना। लेकिन जिस पर्सन से ट्रॉपिक पे मिलने गए हैं उससे तो एक ही बारी मिल पाए ना, सो दिस इज कॉल्ड के सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक पे सिर्फ एक ही बारी। ठीक है, इसके बाद हमारा टेम्परेट रीजन आ जाता है, ये हमारा होता है 23.5 डिग्री तक। देन उसके बाद हमारा होता है 66 डिग्री तक, और फिर उसके ऊपर हमारा फ्रिज जोन या आप पोलर जोन कह सकते हो, जहाँ पे सन बहुत ही मतलब कम ही होता है, उसका हाई एल्बिडो होता है क्योंकि वहां पे स्नोई एरिया है। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा चल रहा था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टेम्परेचर था वो मैंने आपको कल बता दिया था, वर्टिकल वाला, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, अपनी लेयर पढ़ी थी। अब हम कल करेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन वाला टॉपिक करेंगे, और उसके बाद हम कल अपना शुरू कर देंगे अपना विंड वाला पूरा सिस्टम, जिसमें हम अर्थ के देखेंगे वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, विंड कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अपने 3 सेल हेडले, फेरल एंड पोलर, ये सारे सेल्स देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।